किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे, अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आम के बागों में फल मक्खी कीट की रोकथाम। शेडेड हाउस से मिलेगी खेती में सफलता। अभी अपने प्रदेश में आम के बागों में फल पकने की अवस्था पर हैं और इस अवस्था में फलों में फल मक्खी कीट का प्रकोप अधिक होता है। यह कीट आम के फलों को काफी क्षति पहुंचाती हैं, जिस कारण फलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है और ऐसे फलों का बाजार भाव नहीं मिल पाता। तो इस फल मक्खी कीट की रोकथाम किस प्रकार से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आर प्रसाद जी। किसान भाई जिनकी आम की फसल तैयार है, जो आम लगाए हुए हैं, उनमें एक बहुत ही बड़ी समस्या आती है, वो है फल मक्खी। फल मक्खी पूरे भारत में जब इनका प्रकोप आम पे हो जाता है तो लगभग इनके द्वारा उपज का 27% तक नुकसान पहुंचा दिया जाता है। किसान भाई, जो फल मक्खी होती है, इनका आम पे प्रकोप अप्रैल माह से लेकर के और लगभग जून तक रहता है। फल मक्खी आम के फल को क्षति पहुंचाने वाला अत्यंत गंभीर नासी कीट है। इसके प्रकोप की वजह से आम के निर्यात में गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। इसकी 3 प्रजातियां आम के विकसित फलों को क्षति पहुंचाती है, जिसमें से वैक्ट्रोसेरा डार्सोलिस प्रजाति की मक्खी आम के फलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। ये कीट उत्तर भारत में नवंबर से मार्च तक शीतकाल में प्यूपा के अवस्था में सुप्तावस्था में रहता है और वसंत ऋतु के अंत में जब फल पकने वाले होते हैं, उन पर इस मक्खी का प्रकोप दिखाई देता है। ऐसे में जो फल मक्खी होती है, ये इनका जो लाइफ साइकिल जीवन चक्र होता है, ये लगभग 21 से लेकर के 28 दिनों में कंप्लीट होता है और इनकी जीवन की 4 अवस्थाएं, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। यानी इनमें अंडा, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट, ये अवस्थाएं पाई जाती है। इनकी जो 2 अवस्थाएं हैं, जिसको हम लोग लार्वा या मैगेट बोलते हैं और एडल्ट, ये दोनों अवस्थाएं बहुत ही आम के लिए हानिकारक होती है। कीट का एडल्ट होता है वयस्क, वह आम पे जा कर के जो अधपका या पकने की अवस्था में होता है, उस आम पे अपने पैरों द्वारा या इनके ओविपेरस जो पार्ट होते हैं उसके द्वारा ये छेद कर देता है और छेद करने के बाद ये जो मादा कीट है वो लगभग 150 से लेकर के 200 वहाँ पे अंडे दे देती। इन अंडों का जो अंडा से लार्वा बनने का जो समय होता है, ये लगभग 5 से 11 दिन का होता है और वहीं पे ये जो आम होता है वहाँ पे थोड़ा पल्पी ये कर देते हैं, वहाँ से थोड़ा सा रस टाइप दिखाई देता है और भूरा कलर हो जाता है। और ये जो मैगेट होते हैं, ये आम के गुद्दे को खाने लगते हैं। खाने के बाद धीरे धीरे जैसे इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है और ये जब पीपा की अवस्था में आते हैं तो ये इतना ज़्यादा उस आम को डैमेज कर देते हैं कि वो आम नीचे गिर जाता है ज़मीन पे
तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इनका जो मैगेट अवस्था और साथ ही साथ एडल्ट, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ग्रीष्म काल में इसकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। इस कीट का आम के अलावा दूसरे फलों पर भी प्रकोप होता है। मार्च में अमरूद के फलों पर इसका जीवन चक्र चलता है। इस कीट की मादा मक्खी विकसित फलों में छेद कर अंडे देती है। इन दिए अंडों से निकली गिडार फल के गूदे का भक्षण कर उसे पकने से पहले ही सड़ा देती है। इन फ्रूट फ्लाई को रोकने के लिए समेकित पीड़क प्रबंधन बहुत जरूरी है। इसके लिए सबसे बड़ी जो जरूरी है वो ये है कि आप अपने आम के बाग को साफ सफाई पर ध्यान दें, उसको हमेशा साफ रखें। अगर कोई फल नीचे गिरा हुआ मिलता है आपको तो उसे इकट्ठा करके और मिट्टी में दबा दें। साथ ही साथ किसान भाई अगर संभव हो तो उस बाग की अच्छी तरह जुताई कर दें ताकि उसके जो भी पीपा अगर नीचे गिरे हुए हैं तो वो मर जाएं। आजकल उसके कंट्रोल के लिए ट्रैप आए हुए हैं जो मिथाइल यूजिनॉल के बने होते हैं। आप उस ट्रैप को लगा दें, उस ट्रैप में जो भी मेल होते हैं वो आकर फंस जाते हैं, जिससे उनकी प्रोजनी बढ़ नहीं पाती है और उस कीट का प्रकोप काफ़ी कम हो जाता है। साथ ही साथ नर कीट को रोकने के लिए किसान भाई आप 50 लीटर पानी में आधा किलो गुड़ और उसमें 20 ml इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL इसका मिला करके और अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो काफ़ी हद तक इसके नर कीट का हम लोग नियंत्रण कर लेते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आज के समय में हर किसान चाहता है आमदनी बढ़े और इसके लिए कठिन मेहनत भी करते हैं, परंतु वही किसान खेती से अधिक लाभ कमा पाते हैं जो समय पर आधुनिक संसाधनों का प्रयोग कर नई तकनीक अपनाते हैं। ऐसे ही एक संसाधन है शेडनेट हाउस। नेट हाउस में खेती से किसान 12 महीने बेमौसमी सब्जियां और फूल औषधि फसलों की खेती करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शेडनेट हाउस के बारे में विस्तार से जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ भारती उपाध्याय से। किसान भाइयों, शेडनेट एक ढांचा है जिसमें हम लोग एग्रोनेट सामग्री से हम लोग इसको तैयार कर सकते हैं। ये नेट होता है और इसमें जो सूर्य की रोशनी होती है इसमें कटौती कर करके मतलब हम लोग इसमें अपना फसल को ग्रो कर सकते हैं। आजकल किसानों के बीच खेती करने की नई नई तकनीक लोकप्रिय होती जा रही है, क्योंकि कुछ नई तकनीक से किसान अपने अनुसार खेती कर सकता है, जिससे उन्हें फसलों से काफी अच्छा मुनाफा भी मिलता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमेशा किसानों ने मौसम की मार झेली है। हर साल किसी न किसी प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे में किसानों के लिए शेडनेट हाउस में खेती करने का विकल्प बहुत अच्छा है। इससे किसान अपनी फसल को मौसम और प्राकृतिक आपदा से बचा सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। शेडनेट मेनली हम लोग जो लगाते हैं इसमें हम लोग ऑफ सीजन में सब्जी हुआ, चाहे हमारा मसाला का खेती हुआ, जड़ी बूटी का हुआ, सुगंधित जो भी हमारे पास पौधे होते हैं उसका हम लोग इसमें आसानी से खेती कर सकते हैं। इसमें हम लोग जो नर्सरी हम लोग तैयार करते हैं, सब्जी का नर्सरी हुआ, चाहे हमारे फलदार जो भी हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं, इसमें बहुत आसानी से हो सकता है। तो वो सब अगर हम लोग दिन के जब टेम्परेचर हमारा समर में और खरीफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस समय हम लोग अगर शेडनेट में अगर हम लोग रखते हैं तो इसमें इसका मॉर्टेलिटी का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए शेडनेट किसान भाइयों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। साथ ही इसमें एक और फ़ायदे मिलते हैं कि शेडनेट में जो हम लोग अगर लगाते हैं फसल तो इसमें कीट की समस्या भी बहुत कम आती है और हम ऑफ सीजन में इसका यूटिलिटी जो ओपन फील्ड में हम लोग नहीं कर पाते हैं वो हम लोग शेडनेट से कर लेते हैं। शेडनेट हाउस बनाने के लिए आवश्यक सामग्री: नींव के खंभे, कड़ी और सिरे की फ्रेम, दरवाजे की फ्रेम, छल्ले, छत एवं साइड के कवर नेट, नींव की ग्राउंडिंग, रास्ते की फर्श, जंग रोधी उपचार आदि की आवश्यकता होती है।
किसान भाइयों, ये हमको सेडनेट में हम लोग को जो हम लोग बनाएंगे उसका जो स्थल का जो चयन करते हैं, इस चीज़ को हमको ध्यान देना है। स्थल का चयन उन जगह पे करना है जहाँ पे आपका भवन, बड़े बड़े पेड़, वहाँ से हम लोग दूर बना के मतलब स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। और और वहाँ पे जल की निकासी अच्छा होना चाहिए। और साथ ही और अगर हम लोग देखेंगे कि बहुत तेज आंधी तूफान अगर आता है तो उस केस में हम लोग विंड ब्रेक्स लगाते हैं, जो स्ट्रक्चर से ठीक 30 मीटर के दूरी पे हम लोग उसका मतलब लगाते हैं, ताकि आंधी तूफान से, ओला से बचा सके। किसान भाइयों, इसमें जो प्राकृतिक आपदा से जैसे ओला वगैरह गिरता है, चाहे तेज बारिश होती है, तो उससे अगर फसल को हमको सुरक्षा मिल सकता है सेडनेट द्वारा। फिर हमारा इसमें आता है दिशा, हम लोग किस दिशा में बनाएंगे सेडनेट को। अगर ये हम लोग डिसाइड करते हैं हम कि कौन सा प्रकार का फसल ले रहे हैं। हर फसल को लाइट की ज़रूरत मतलब अलग अलग होती है। जिस फसल को लाइट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उस केस में हम लोग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हम लोग सेडनेट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर जिसमें लाइट की रोशनी कम चाहिए होती है तो उसके लिए हम लोग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हम लोग सेडनेट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद हमारे इसमें बात आता है कि हम लोग इसको बनाएंगे किस चीज़ से। सेडनेट बनाने के लिए मेनली 2 चीज़ की ज़रूरत होती है। एक तो हमारा फ्रेम, दूसरा हमारा इसका जो नेट होता है वो। फ्रेम, किसान भाइयों, फ्रेम आप कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेम आप मेटेलिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी आप ले सकते हैं, एल्युमिनियम का होता है, लोहा का होता है, उसका भी आप फ्रेम बना सकते हैं। फ्रेम मतलब उसका ढांचा जो आप तैयार करते हैं वो। इसमें आप बांस का या लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही दूसरा इसमें जो आता है सामग्री वो उसका नेट है। नेट, किसान भाइयों, नेट पे अगर चर्चा करते हैं तो ये एग्रो नेट है जो हरा रंग का आता है। ये विभिन्न रंगों पर आता है और इसका जो जालीदार जो ये होता है ये अलग अलग होता है। ये इसमें 25% से लेकर 90% तक लाइट, सूर्य की रोशनी की कटौती करने की क्षमता रहती है। तो वो भी हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा हम लोग फसल इसमें ग्रो कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये हम लोग को इसका लायबिलिटी कितना दिन है। अगर हम सेडनेट तैयार करते हैं तो किसान भाई जानना चाहेंगे कि यह कितना दिन तक ये टिकाऊ है। तो सेडनेट अगर हम लोहे का या एल्युमिनियम का फ्रेमिंग अगर करते हैं तो किसान भाइयों उसको हम लोग को पेंटिंग कर लेना चाहिए समय के अंतराल पर। उससे क्या होता है, इसका फ्रेमिंग का आपका 20 से 25 साल तक लास्टिंग हो जाता है। ठीक वही अगर हम बांस का अगर हम लोग लगाते हैं या लकड़ी का लगाते हैं फ्रेमिंग, तो वो 2 से 3 साल ही टिकाऊ होता है। और इसमें जो नेट हम लोग जो लगाते हैं, जो कवरिंग हम लोग इसको डालते हैं, ये कवरिंग के मतलब लायबिलिटी भी आपका 3 से 5 साल ही होता है। उसके बाद इसको हम लोग को चेंज करना पड़ता है। शेडनेट हाउस योजना में सब्सिडी, किसान भाइयों को शेडनेट में खेती करने या नर्सरी तैयार करने के लिए शासन द्वारा अनुदान दे है। इससे संबंधित और अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करके इसका लाभ ले सकते हैं। अब किसान भाइयों, इसमें जो सेडनेट का जो लागत है उस पर हम अगर चर्चा करते हैं तो किसान भाइयों इसमें खर्चा मतलब जो भी बैठता है उस पर भारत सरकार अनुदान देती है। तो अगर ये निर्भर करता है कि वही कि आप फ्रेमिंग मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा चीज़ का फ्रेमिंग कर रहे हैं, उस पर अलग अलग है। किसान भाइयों, अगर इसकी जानकारी लेनी होगी कि हम कैसे इसका अप्लाई करें, कैसे हमको इसका फ़ायदा मिल सकता है, तो किसान भाइयों आपके नज़दीकी जो भी कृषि विज्ञान केंद्र होंगे या किसान कॉल सेंटर पे आप कॉल करके भी इसका सूचना प्राप्त कर सकते हैं। और आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। बड़ी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों को फसलों से अधिक पैदावार तभी मिलेगी जब उनके खेत की मिट्टी स्वस्थ होगी, क्योंकि बहुत से किसान जानकारी के अभाव में खेतों में अधिक मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिससे भूमि अम्लीय, क्षारीय और लवणी होती जा रही है। और ऐसे में भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए हमारे किसान भाइयों को कुछ उपायों को अपनाना होगा, तभी इस तरह की भूमियों पर कई तरह की फसलों की खेती करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं।
तो किस तरह से बनाए इन भूमियों को खेती योग्य, इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर DS बुंदेला। भारत कल कल बहती हुई सदा नीरा नदियों का देश है। भारतीय जनजीवन के तार नदियों के साथ गहराई से गुंथे हुए हैं। अन्न उत्पादन की बात हो या ग्रामीण जनता के सामाजिक आर्थिक उद्धार की, बाढ़ नियंत्रण की बात हो या फिर ऊर्जा उत्पादन की, हमने सदैव नदियों की ओर ही देखा है। ये जानते हुए कि भारत की अन्न समस्या का समाधान सिंचाई सुविधाओं से जुड़ा हुआ है, अनेक विशाल नदी परियोजनाओं के द्वारा नदियों के जल की धारा को प्यासे गांवों की तरफ मोड़ा गया। आधुनिक मंदिर कही जाने वाली ये परियोजनाएं हमारी सराहनीय उपलब्धियां हैं। देश को इनसे अत्यधिक लाभ भी हुआ है, लेकिन मिठास के साथ कुछ खटास आ ही जाती है। जहां इन परियोजनाओं से फसल उत्पादन में आशातीत सफलता मिली है, वहीं कुछ क्षेत्रों में हमारे अनुभव अच्छे सिद्ध नहीं हुए। परियोजनाओं के कमान क्षेत्र में जल भराव एवं लवणता जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ऐसे क्षेत्रों में सिंचाई के कारण फसलों की बढ़ी उत्पादकता टिकाऊ साबित नहीं हो सकी। नहरों द्वारा सिंचाई का एक अपरिहार्य परिणाम है जल स्तर का ऊपर उठना। वैसे तो ये समस्या नई एवं पुरानी दोनों ही नहरों के कमान क्षेत्रों में पाई जाती है। जल स्तर ऊपर उठने के कई कारण हैं। नहरों के जाल से पानी का रिसाव, खेतों में जल का अनुचित प्रयोग एवं प्रबंध और अधिक पानी के प्रयोग वाली फसलों की खेती। इनके अलावा जल निकास की अपर्याप्त व्यवस्था और निकास प्रणालियों का समुचित रखरखाव न होने से भी ये समस्या और अधिक जटिल हो गई। उच्च भूजल स्तर और मृदा लवणता के बीच चोली दामन का संबंध है, इसीलिए जल भराव के साथ ही लवणता की समस्या भी उठ खड़ी हुई। अनेक जगहों पर सफेद लोनी लगे बंजर खेत दूर दूर तक दिखाई देने लगे। इसके अलावा आंशिक रूप से मृदा लवणता से ग्रस्त भूमियां भी उत्पादकता पर चोट करती हैं। ये विकार खेत में बड़े बड़े धब्बों के रूप में विकसित होता है। आर्थिक रूप से लाभकारी न होने के कारण किसान ऐसी भूमि पर खेती करना बंद कर देते हैं। इसीलिए बंजर लवणीय भूमि को नम रेगिस्तान या वेट डेजर्ट भी कहा जाता है। सबसे पहले तो ये लवणीय भूमि जो है ये क्यों बन रही हैं हमारे देश में, तो इनका सबसे पहला कारण जो वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया है, एक तो जरूरत से ज़्यादा जो नहर का पानी और ट्यूबवेल का पानी जो हम फसल में लगाते हैं, इस पानी में काफ़ी लवण होते हैं। यदि उदाहरण के तौर पर लें तो जब हम धान और गेहूँ एक फसल चक्र एक साल में लगाते हैं तो 1 हेक्टेयर में 1000 किलो लवण लगा देते हैं, जो कि मात्रा बहुत ज़्यादा है और ऐसा कोई अन्य चीज़ नहीं है जो हम खेती में इतना लगाते हैं। और साथ साथ इसकी जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जो नहरें हैं उनसे जल रिसाव हो रहा है, जो खालें हैं, वाटर कोर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी हैं, उनसे भी पानी का रिसाव हो रहा है और उससे जो मार्जिनल और हमारा लवणीय जल है, भूजल है, वो ऊपर आ रहा है। और जब यह जल भूजल आपके 5 फुट पे आ जाता है तो ये ज़मीन को बहुत ज़्यादा खराब करना शुरू कर देता है। इससे जो हमारी जलग्रस्त लवणीय भूमि बनती हैं और जब ये कैटेगरी भूमि की बन जाती है तो इसमें फसलों का नुकसान 50% और उससे ज़्यादा होता है। इन ज़मीनों को ठीक करने के 2 तरीके हैं। एक तो पहले इसको रोकने का तरीका है कि कम से कम जल जो फसल को ज़रूरत है, जिसमें उसका उत्पादन ना घटे और अधिक से अधिक उत्पादन मिले, उतना जल हम लगाएं, चाहे वो नहर का हो या आपके ट्यूबवेल का। अपनी भूमि का टेस्ट और पानी का टेस्ट हर 2 साल के अंतराल पर कराते रहें, जिससे उन्हें अपनी भूमि की स्थिति पता रहेगी। मृदा सुधार के अंतर्गत सबसे पहले आप मिट्टी के नमूने की जांच करवाएं। उसमें यदि पीएच की स्थिति लवण दिए है तो आप खेतों में जल भर दें या पलेवा कर देना चाहिए तथा कुछ दिनों तक खेत में पानी को भरा रहने दें, जिससे खेत की मिट्टी में मौजूद लवण और क्षार
पानी के साथ घुलकर जमीन के अंदर चले जाते हैं और जो पानी खेत में रह जाता है वो खेत की मृदा में मौजूद लवणों को हटा देता है। इसके बाद जो पानी खेत में भरा रहता है उसको निकाल देना चाहिए। दूसरा ये है कि जो जमीन खराब हो गई है उनके लिए CSSRI ने एक भूमिगत जल निकास प्रौद्योगिकी का विकास किया है और पूरे देश में एवं प्रदेश में ये 71,000 हेक्टेयर भूमि में लगाई जा चुकी है। इससे पाइप का नेटवर्क 5 फुट नीचे जमीन के अंदर बिछा दिया जाता है और जो लवण मिट्टी में होते हैं बरसात के जल या सिंचाई जल के द्वारा उनको घोलकर इन पाइपों के द्वारा निकाल दिया जाता है और ये खराब जमीन 2 साल में लगभग 80% ठीक हो जाती है और 3 साल में पूरी तरह हो जाती है। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव कलवर, जिला जयपुर से बिंदेश कुमार ने। आप पशुओं को तापाघात से बचाने पर जानकारी चाहते हैं। तो बिंदेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अमूमन यहाँ राजस्थान में तो 50 के लगभग टेम्परेचर चला जाता है। तो इस समय अपने पशुपालक भाई पशुओं को बचाने के लिए या गर्मी से बचाने के लिए, हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए साधारण से जो घरेलू तरीके हैं वो अपना सकते हैं। उसमें पशुओं को छायादार या पेड़ों के नीचे बांध सकते हैं, टाटी के सरकंडे लगा सकते हैं और बारदाने की जो बोरियां होती हैं उनको भिगोकर भी हवा के विरुद्ध लगा सकते हैं, जिससे पशु को गर्मी से बचाया जा सकता है। पशु को बार बार पानी पिलाए, हरा चारा खिलाए, जिससे पशु को हीट स्ट्रेस में बचाया जा सकता है, जिससे पशुपालक को काफ़ी आर्थिक और प्रोडक्टिव हानि से बचाया जा सकता है। गर्मी के मौसम में पशुओं को अपने शरीर का तापमान सामान्य बनाए रखने में काफी दिक्कतें आती हैं। हीट स्ट्रेस के कारण जब पशुओं के शरीर का तापमान 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102.8 फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है तब पशुओं के शरीर में इसके लक्षण दिखने लगते हैं। भैंसों एवं गायों के लिए थर्मो न्यूट्रल जोन 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। हीट स्ट्रेस के दौरान पशुओं में दिखाई देने वाले लक्षण इस प्रकार से हैं। पशु हाँफने लगता है, पशु के मुंह से लार गिरने लगती है, पशु की आंखें लाल हो जाती हैं, पशु की नाड़ी तेज गति से चलने लगती है, पशु के शरीर का तापमान बढ़ जाता है, पशु खाना पीना बंद कर देता है, उसके नाक से खून आने लगता है। पशुओं को लू लगने से होने वाले नुकसान। पशु के दुग्ध उत्पादन में 10 से 25% की गिरावट दर्ज की जाती है। दूध में वसा के प्रतिशत में कमी, प्रजनन क्षमता में कमी, प्रतिरक्षा प्रणाली में भी कमी आ जाती है। किसान भाई, इस समय जो कोरोना काल चल रहा है इसके अंदर भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। दूध के बाजार में उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और ऊपर से जो गर्मी की मार पड़ रही है इससे भी पशुपालकों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो जो इस दोहरी मार से बचने के लिए किसान भाई इस वैश्विक महामारी के दौर में जो दोहरी मार हो रही है, एक तरफ जो हीट स्ट्रेस, जो तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इससे भी पशुओं का काफ़ी दूध उत्पादन कम हो रहा है और एक तरफ उचित मूल्य नहीं मिलने से भी नुकसान हो रहा है। गर्मियों में पशुओं को स्वस्थ रखने एवं उनके उत्पादन स्तर को सामान्य बनाए रखने के लिए पशुओं की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। गाय भैंसों को ताप घात से बचाने के लिए पशुपालकों को कुछ जरूरी उपायों को अपनाना चाहिए ताकि पशुओं को गर्मी के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। वे इस प्रकार से हैं। पशुओं को दिन के समय तेज धूप से बचाएं, उन्हें तेज धूप में चराने न ले जाएं। पशुओं को बांधने के लिए छायादार और हवादार स्थान का ही चयन करें। पशुओं को ताज़ा एवं स्वच्छ पानी दिन में कई बार पिलाएं। पशुओं को हरा चारा और खनिज मिश्रण खिलाएं। पशुओं के आवास में खिड़कियों और दरवाजों पर टाट या जूट के पर्दे लगाएं। यदि संभव हो तो डेयरी शेड में दिन के समय कूलर, पंखे आदि का इस्तेमाल करें। पशुओं को संतुलित आहार खिलाएं। अधिक गर्मी की स्थिति में पशुओं के शरीर पर पानी का छिड़काव करें।
यदि पशुओं में असामान्य लक्षण नजर आते हैं तो नजदीकी पशु चिकित्सक से संपर्क कर पशु का इलाज करवाएं। तो इसमें से आप किसान जो घरेलू नुस्खे अपनाकर सरकंडी वगैरह हरा चारा खिलाकर उसको छायादार पेड़ों के नीचे बांधकर बार बार पानी पिलाकर जो एक तरफ का जो घाटा है, जो मोटा मोटी जो नुकसान होता है, उससे बचाया जा सकता है। इसके लिए किसान भाइयों से मैं बार बार अनुरोध करूंगा कि वो पशुओं को छायादार पेड़ों के नीचे रखे, हवा के विरुद्ध वाले स्थान पर रखे, जिससे लू की चपेट में जानवर आने से बच सके और पशु का जो दूध उत्पादन है वो कम होने से बचाया जा सके, जिससे किसान भाइयों को एक तरफ से काफी फायदेमंद रहेगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, हजारों आदमी